हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2025 का जो फरवरी में एग्जाम होना है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस का कलेक्शन है। यहाँ पर जीके एंड जीएस से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज होंगे। इसके पहले हम लोग 3 सेट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर के कवर कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो हमारा जो फाइनेंस कमीशन है यानी कि वित्त आयोग, इसका गठन आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 280 है, इसके तहत वित्त आयोग का गठन करता कौन है? राष्ट्रपति। इस आयोग का मुख्य काम क्या है? संघ और राज्यों के बीच में और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिशें देना। वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनकी योग्यता और चयन की प्रक्रिया संसद तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय फाउंडेड किया गया था बाई कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ये एक विशाल मठवासी शैक्षिक प्रतिष्ठान था। यहाँ पर बौद्ध अध्ययन के साथ साथ ललित कला, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति और युद्ध की कला की शिक्षा दी जाती थी। एक समय में यहाँ 10,000 से ज़्यादा छात्र और 2700 से अधिक शिक्षक थे। ये विश्वविद्यालय जो है 12वीं शताब्दी तक 600 सालों तक चला। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किस रूप में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है जिसकी वजह से पानी में जो पनपने वाले बैक्टीरियाज हैं और वायरस हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान कितना होने की उम्मीद है? तो नींबू का रस जो होता है इसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। पीएच स्केल आप देख सकते हैं जिसमें 0 से लेकर के और 14 तक के जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन होते हैं। 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर जितना भी हम लेस में जाएंगे वो सभी हमारे एसिडिक होते हैं और 7 से अबाउ जाने पर सभी बेसिक नेचर के होते हैं। सो लेमन जूस को आप देख सकते हैं ये 2 के आसपास है, तो यहाँ पर ये एसिडिक हो जाएगा, यानी 7 से कम इसकी वैल्यू होती है क्योंकि लेमन जूस एसिडिक होता है। और भी चीज़ों को देख सकते हैं आप, बैटरी एसिड, विनेगर है, ऑरेंज जूस, बियर, कॉफ़ी, एग योक्स, मिल्क, ब्लड का आप देख सकते हैं ये बेसिक नेचर का होता है। मिल्क जो है वो एसिडिक होता है। हाउस होल्ड अमोनिया जो है ये भी बेसिक नेचर की है। हाउस होल्ड ब्लीच ये भी बेसिक नेचर का है। तो इस तरीके से ये पीएच स्केल होती है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाई द बाइट ऑफ अ मैड डॉग? इससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है वो रेबीज़ की आखिरी चरण होता है। रेबीज़ वायरस से संक्रमित जो जानवर है उसके काटने या उसके नाखून लगने से बीमारी होती है। अगर संक्रमित जानवर के काटने के बाद तुरंत इंजेक्शन या टीका ना लगवाया जाए तो व्यक्ति जो है वो रेबीज़ से पीड़ित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हाइड्रोफोबिया इसे कहते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस धातु का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए यूरेनियम यूज़ में लाया जाता है। अगर यूरेनियम के यूजेस की बात करें तो परमाणु हथियारों में यूज़ होता है। परमाणु हथियारों के लिए अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की ज़रूरत होती है। नौसेना के जो जहाज़ हैं और पनडुब्बियों को चलाने वाले परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है यूरेनियम। और कुछ जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं उनको चलाने में भी यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेकिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा भी कहते हैं क्योंकि डिफरेंट फूड आइटम्स में इसका यूज किया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो NaHCO3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। RBC और WBC का रेशियो क्या होता है? तो RBC एंड WBC का रेशियो है 600:1। RBC की बात करें तो RBC में हीमोग्लोबिन होता है जो कि उन्हें लाल रंग देता है, जबकि जो WBC होते हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स ये आमतौर पर स्पष्ट या हल्के पीले रंग के होते हैं। RBC रेड ब्लड सेल्स और WBC ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। RBC लगभग 120 दिनों तक जीवित रहते हैं, जबकि WBC का जो जीवन काल है वो 12 दिनों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इनका चुनाव कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। भारतीय संसद का जो निचला सदन है जिसे लोकसभा कहते हैं उसमें दोनों पीठासीन अधिकारियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो इसके सदस्यों में से सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल इज सोन बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ। जो हमारी मिट्टी होती है ये अम्लीय प्रकृति की होती है, तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो किसका हाई कंसंट्रेशन शो करता है, तो इसमें हाइड्रोजन का हाई कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो एसिडिक नेचर की होती है। मिट्टी कई कारणों से एसिडिक हो सकती है, जिसमें से भारी वर्षा शामिल है, सड़ती हुई पत्तियाँ, औद्योगिक प्रदूषण जो हो रहा है ये भी शामिल है। भारी वर्षा से किस तरीके से मिट्टी एसिडिक होती है, तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो क्षारीय तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिससे पीएच वैल्यू कम हो सकती है। सड़ती हुई पत्तियाँ, जंगलों में सड़ते पत्तों से निकलने वाले जो कार्बनिक एसिड हैं वो मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र जो हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज, उनसे निकलने वाली जितनी भी गैसें हैं जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये अम्लीय वर्षा के माध्यम से मिट्टी में प्रवेश कर जाते हैं। सो हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस की वजह से मिट्टी जो है एसिडिक नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहाँ पर कुरवा नाम से जाने जाने वाली काटने और जलाने वाली कृषि होती है, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये कुरवा नाम से कहाँ पर होती है, ये होती है झारखंड राज्य में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की बात करें तो खाद्यान्न उगाने की एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। इसमें क्या होता है, जो जंगली या फिर वन भूमि है उसको साफ कर दिया जाता है और जो बची हुई वनस्पति है उसको जला देते हैं। राख की जो परिणामी परत है ये नई साफ की गई भूमि को पोषक तत्वों से भरपूर परत प्रदान करती है, जो कि फसलों को खाद देने में मदद करती है। इस तरीके से एक अच्छी पैदावार करने के लिए हेल्पफुल रहती है, तो इसे ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। इसको कुरवा नाम से जाना जाता है झारखंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सी घटना है जो सबसे पहले घटित हुई, तो इनमें से जो बंगाल का विभाजन है ये सबसे पहले घटित हुआ था इन चारों ऑप्शंस में से। अगर बात करें कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की थी। Which of the following schemes is aimed at helping accelerate the uptake of broadband internet services? कौन सी योजना है जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं के उपयोग में तेजी लाने में मदद करने के उद्देश्य से है, तो ऐसी योजना है पीएम वाणी। पीएम वाणी जो है ये एक पब्लिक वाईफाई सर्विस है, पब्लिक वाईफाई सर्विस। इससे पूरे देश में सस्ती कीमत में इंटरनेट उपलब्ध कराए जाने का उद्देश्य रखा गया है। इस योजना के तहत देश भर में करीब 5 करोड़ पब्लिक वाईफाई सर्विस केंद्र खोले जाएंगे। मेडागास्कर जो है ये कौन से महासागर में स्थित है, तो मेडागास्कर स्थित है हिंद महासागर में। इसकी राजधानी एंटानानारिवो है और यहाँ पर मुद्रा चलती है मालागासी आरियारी। सो मेडागास्कर जो है ये इंडियन ओशन में स्थित एक आइलैंड है। जब हम लोग अफ्रीका का मैप देखते हैं तो अफ्रीका के साउथ ईस्ट पोर्शन से लगा हुआ ये आइलैंड है। प्रथम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इसके विजेता कौन थे, तो के.एस. कृष्णन जो हैं ये फर्स्ट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवॉर्डी थे। प्रथम पुरस्कार दिया गया 1958 में, तो पहला अवार्ड मिला था के.एस. कृष्णन को। विज्ञान भवन नई दिल्ली में ये अवार्ड दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार की बात करें तो वार्षिक रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा उल्लेखनीय असाधारण अनुसंधान, अप्लाइड या फिर मूलभूत श्रेणी के जो जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पार्थिव, पर्यावरणीय, सागरीय एवं गृही, अभियांत्रिकी, गणितीय, चिकित्सा और भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है। तो तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना और सोन। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, केन, बेतवा, हिंडन और टोंस। कृष्णा की कुछ सहायक नदियां जैसे घाटप्रभा, तुंगभद्रा, वेदावली, कोयना, मालप्रभा, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ये अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। कावेरी की सहायक नदियां हैं हेमावती, भवानी, काबिनी और अकोवती। नर्मदा की सहायक नदियां हैं अमरावती, भूकी और तवा। आपसे यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, तवा। दामोदर की सहायक नदियां हैं बराकर और कानौर। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो केरल में फसल की कटाई पर ओणम मनाया जाता है, 10 दिनों तक मनाया जाता है ये। लोहड़ी की बात करें तो लोहड़ी जो है ये 18 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, जिसे सिख समुदाय के लोग जो है ये पूरे नॉर्थ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी की अगर बात करें तो ये अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। पंजाब में जब फसल कटाई का समय होता है उस समय ये सेलिब्रेट करते हैं।
पोंगल की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला उत्सव है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, केरल में मनाया जाता है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेबी इज लोकेटेड? तो सेबी का मुख्यालय है मुंबई में। सेबी की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारत में प्रतिभूतियां जो है उनको विनिमय करने वाली ये एक संस्था है। स्थापना इसकी 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और सेबी एक्ट जो आया था 1992, इसके तहत इसको वैधानिक मान्यता दी गई 30 जनवरी 1992 को। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। On which day of the year the earth is at its farthest distance from the sun in the position called aphelion? एफेलियन जो है ये कौन सी स्थिति होती है जिस पर सन जो है वो अर्थ से सर्वाधिक दूरी पर होता है? तो ये कौन से दिन होती है? तो ये 4 जुलाई को ऐसी पोजीशन होती है। एपेलियन और पेरिलियन ये 2 तरीके की कंडीशंस हैं। एपेलियन जिसे हिंदी में आप सौर कहते हैं, ये हर साल 4 जुलाई को ऑकर होता है। इसमें पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, यानी 15.21 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पर होती है अर्थ सन से। पेरिलियन की बात करें यानी इसको उपसौर कहा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है और ये स्थिति आती है हर साल 3 जनवरी को। इस समय पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर रहती है, यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर्स पर अर्थ रहती है सन से। किस देश से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन जो है ये कौन से देश से होकर के पास नहीं होती? तो इनमें से थाईलैंड से होकर के पास नहीं होती है। अगर बात करें कि जो हमारी इक्वेटर लाइन है वो कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, तो ये 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनके नाम आपको दिए गए हैं। इक्वाडोर है, इसका नाम इक्वेटर से ध्यान में रखेंगे। इक्वेटर और इक्वाडोर थोड़ा मिलते जुलते नाम हैं। इसके अलावा में कोलंबिया है, ब्राज़ील है, साओ टोम है, प्रिंसिप है, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इन सभी कंट्रीज से होकर के इक्वेटर लाइन पास होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? इक्वेटर के क्लोजेस्ट कौन सा स्थान है? तो इनमें से पिग्मेलियन पॉइंट जो है इंडिया का, ये इक्वेटर से क्लोजेस्ट है। जो बाकी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और पंबन, ये सभी इंडिया की मेन लैंड में सदर्न मोस्ट पोर्शन में है। लेकिन जो पिग्मेलियन पॉइंट है ये अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, तो ये थोड़ा सा और नीचे पड़ जाता है, इक्वेटर के समीप है ये। और अगर मेन लैंड और आइलैंड्स को मिला करके देखें तो ये इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है, इक्वेटर लाइन के सबसे निकट स्थित है। ध्यान में रखेंगे इसके पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने इक्वेटर लाइन को भूमध्य रेखा कहा था और यहाँ पर इसे हम विषुवत रेखा कह रहे हैं, दोनों एक ही बात है। इक्वेटर लाइन को विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें अगर तो ये किविधु है। अगर इंडिया को हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है किविधु है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती गुजरात में है, और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो मेनलैंड के अलावा सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है जो कि निकोबार में है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती हैं? ये प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती हैं? तो ऐसा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से इसका मैप है। यहाँ से होकर के जाती है इक्वेटर लाइन, और यहाँ ऊपर से होकर के जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस जगह से होकर के जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से तीनों रेखाएं इससे पास होती हैं। अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के जाती है, और इसके उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अभी जैसे कि हमने देखा। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे अफ्रीका के बारे में, इसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि अंध महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? द ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, तो ये हैं अरावली। ध्यान में रखेंगे अगर हिमालय ऑप्शन में है तो आप हिमालय नहीं लगाएंगे। अरावली रेंज जो है ये सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया की। हाईएस्ट पीक इसकी गुरु शिखर है जो कि समुद्र तल से 1722 मीटर ऊपर है।
अरावली पर्वतमाला जस्ता, तांबा, सीसा और संगमरमर जैसे खनिजों से समृद्ध है। अरावली पर्वतमाला 3 प्रमुख नदियों का स्रोत है। कौन कौन सी नदियां हैं? बनास है, साहिबी है और लूनी है। ये तीनों ही नदियां अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। काला सागर कौन से महासागर में है? तो काला सागर जो है ब्लैक सी, ये अटलांटिक ओशन में है। ये एशिया के पश्चिमी भाग, एशिया जो है पूरा कॉन्टिनेंट, इसके पश्चिमी भाग और यूरोप यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यूरोप के पूर्वी भाग के मध्य में स्थित है। इसे मरमरा सी जो है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट से जोड़ता है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर कौन से महासागर का हिस्सा है? तो ओमान की खाड़ी और लाल सागर जो है ये इंडियन ओशन का पार्ट है। ओमान की खाड़ी को हरमुज जलडमरू मध्य जो है ये फारस की खाड़ी से सेपरेट करता है। फारस की खाड़ी भी इंडियन ओशन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओशन करंट? तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। वे एक निश्चित दिशा में बहती हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। वे जल की धाराएं हैं, जल की धाराओं को ही हम ओशन करंट्स कहते हैं। वे लगातार समुद्र की सतह पर बहती हैं, ये भी बात सही है। उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। महासागरों में एक निश्चित दिशा में प्रवाह के समान प्रवाहित जलराशि को महासागरीय धाराएं कहते हैं। ओशन करंट्स जो होती हैं वो हमारी पूरी अर्थ में डिफरेंट रीजन्स में एक डिफरेंट डायरेक्शन में चलती रहती हैं। महासागरीय धाराएं ठंडी तथा गर्म दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इनकी दिशा जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, जिसे गर्म जलधारा कहते हैं, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर ठंडी जलधारा होती है। इसको सपोज करिए जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर पोल होते हैं, इधर नॉर्थ पोल है ऊपर, और नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पर साउथ पोल प्रेजेंट होता है। भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन हमारी जो है कुछ बीच में होती है, इक्वेटर लाइन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ठंडी और गर्म दो प्रकार की जलधाराएं हैं, इनमें से जो गर्म जलधारा होती है इसकी दिशा इक्वेटर से पोल्स की तरफ होती है, इस डायरेक्शन में, और जो हमारी ठंडी जलधारा होती है इसकी डायरेक्शन होती है पोल से लेकर के इक्वेटर की तरफ। तो आप डायरेक्शन से पहचान जाएंगे कि ये ठंडी जलधारा है या फिर गर्म जलधारा है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये रशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। बैकाल विश्व की सबसे अधिक गहरी और प्राचीन झील है। कैस्पियन सी विश्व की सबसे अधिक ज़्यादा खारे पानी वाली झील है। यहाँ पर सी है तो सी से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक प्रकार की लेक है कैस्पियन सी। और बैकाल दूसरे नंबर पर आती है। क्योंकि कैस्पियन का पानी जो है वो खारा है, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो गई। मीठे पानी की झील तो पूछी जाएगी तो आप बैकाल का नाम लेंगे, और अगर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्कस करें तो यहाँ पर कैस्पियन का नाम आता है। गहरी झील की बात करें तो यहाँ पर बैकाल को आंसर करेंगे हम लोग। कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। जैसे इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा लंबाई में, वैसे ही यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रशिया जो है उसकी सबसे लंबी नदी है, और रशिया का इम्पोर्टेंट वाटर वे भी है ये। डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियों को डिस्कस करेंगे और उनकी जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, अरावली की गुरु शिखर है, और नीलगिरी की डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो चिल्का लेक लोकेटेड है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट लेक्स में से डल लेक है, वेरीनाग लेक है, मानसरोवर लेक है और शेषनाग झील। ये सभी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जम्मू कश्मीर की। उत्तराखंड में सातताल, नैनीताल, माताताल, देवताल, नौकुचिया ताल, ये सभी झीलें इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान की राजसमंद झील, सांबर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछौला झील, ये सभी राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके अलावा में केरला में वेमनाथ झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अष्टमुड़ी झील है और पेरियार झील है। पेरियार रिवर भी केरला में देखने को मिलती है। हुंड्रू जलप्रपात ये कौन सी नदी में स्थित है? ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है। सो हुंड्रू फॉल्स जो है ये सिचुएटेड हैं सुवर्ण रेखा रिवर पर। झारखंड राज्य का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है हुंड्रू। ये जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, और इसके अलावा झारखंड का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान में रखेंगे। इस जलप्रपात से सिगी दरी में पन बिजली का उत्पादन किया जाता है।
भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इंडिया में जो एक्टिव वोल्केनोज हैं ये पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। बैरन द्वीप जो है ये भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार के पास में। बैरन आइलैंड जो है वो अंडमान द्वीप से लगभग 135 किलोमीटर पोर्ट ब्लेयर के अंडमान सागर के निकट में स्थित है ये। कौन सी पुस्तक जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखित है? तो बाणभट्ट ने हर्षचरितम बुक लिखी है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे ये, और इनके द्वारा रचित जो कादम्बरी है ये दुनिया का सबसे पहला उपन्यास है। इन्होंने हर्षचरितम भी लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करते हैं, जैसे अकबरनामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। मालविकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास ने लिखी थी। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की बुक है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी। महाभारत वेदव्यास के द्वारा लिखी गई। अर्थशास्त्र बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई। कामसूत्र लिखा है वात्स्यायन ने। इसके अलावा बुद्धचरित जो है ये अश्वघोष की है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है। मेघदूत कालिदास की है। पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा ने लिखी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त हैं इसके लेखक, और गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बृहत संहिता लिखी है बारामिहिर ने। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया, और नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनकी पूरी लिस्ट को आप लर्न कर लें अच्छे से। बोध गया जो कि एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, ऐसा क्यों है, क्यों ये महत्वपूर्ण है? तो यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बोध गया इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो इनका जन्म स्थान है लुम्बिनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड, सभी को ध्यान में रखेंगे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता थी महामाया देवी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। भाषा थी इनकी पाली, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई है। बोध गया क्यों फेमस है? क्योंकि ये गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का केंद्र माना जाता है। कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखी है? तो मेगस्थनीज ने लिखा है इंडिका। इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज के द्वारा लिखित है, और ये मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है प्लिनी के द्वारा, और अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन ये लिखा है सी विलियम एच स्कॉफ्ट ने। तो सारे ऑप्शंस के जो लेखक हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, और साथ ही इंडिका के जो इंडिका बुक है इसको लिखा है मेगस्थनीज ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 को। यहाँ पर सभी युद्ध मेंशन है इंपॉर्टेंट। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ, और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ईयर हैं, डेट्स हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। राज्य सूची में क्या शामिल है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बैंकिंग, रक्षा, पुलिस या फिर वन। तो राज्य सूची में आता है पुलिस। पुलिस सेवा जो है ये राज्य सूची का विषय है। इसके अलावा जो बैंकिंग है और रक्षा है ये संघ सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में वन शामिल होते हैं। राज्य सूची में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनका संबंध सिर्फ राज्य से होता है, और संघ सूची में वे शामिल होते हैं जिनका सिस्टम जो है वो संघ के द्वारा देखा जाता है। जैसे डिफेंस का सिस्टम हो गया, ये हमारे सेंट्रल की जिम्मेदारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और समवर्ती सूची में वे चीज़ें शामिल होती हैं जो स्टेट और गवर्नमेंट दोनों की कॉमन होती हैं, जैसे कि वन है, ये समवर्ती सूची में शामिल हैं। भारत के किस राज्य में संगाई त्यौहार मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है संगाई फेस्टिवल। तो संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। संगाई त्यौहार प्रतिवर्ष मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 21 से 30 नवंबर तक ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसका फेमस फेस्टिवल है तवांग। ये हर साल 26 अक्टूबर को मनाते हैं। जम्मू और कश्मीर के बंजारे कौन से हैं आपको बताने हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है गुज्जर बकरवाल, ये जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। गुज्जर बकरवाल जो हैं ये जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। साथ में जो भोटिया हैं ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ के बंजारे हैं भोटिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तराई रीजन किसको कहते हैं? जब पहाड़ का जो फुटहिल होता है, बिल्कुल लास्ट पोर्शन, वहाँ पर तराई का क्षेत्र होता है। तो भोटिया जनजाति वहाँ पर निवास करती है। उत्तराखंड में, यूपी में, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में ये बेसिकली पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो बंजारे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गद्दी चरवाहे इनको कहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा और चंबल जिला है वहाँ के बंजारे हैं।
काबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो काबिनी रिवर जो है ये कावेरी की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। काबिनी रिवर जिसे कपिला रिवर भी कहते हैं, ये भारत का जो केरल और कर्नाटक राज्य इनसे होकर के बहने वाली एक रिवर है। केरल, कर्नाटक इन सभी को पार करती हुई इधर बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है और इसकी सहायक नदी है काबिनी। इसको कपिला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा प्रायद्वीपीय नदी है जो भारत से कौन सी प्रायद्वीपीय रिवर है जो भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है इसमें मोस्टली रिवर्स इस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। तो हमें बताना है कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। वैसे तो छोटी छोटी कई सारी नदियां हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी है नर्मदा रिवर। भ्रंश घाटी से होकर के बहती हुई रिफ्ट वैलीज बनाती हुई ये नदियाँ बहती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से भी जानते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? तो जातक कथाएं जो हैं ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म से संबंधित कथाएं हैं उनको ही जातक कथाएं कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो द फाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट वॉज स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय की बात करें अगर, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव क्या कहलाता है? द रेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द हनी बीज एंड हाइव्स फॉर द हनी इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एपीकल्चर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं, जैसे कि मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती जो होती है इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन के लिए पिसिकल्चर वर्ड यूज होता है। किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 10 है नियॉन का। नियॉन एक तरीके की इनर्ट गैस है। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के सिंबल और उनके जो एटॉमिक नंबर हैं वो यहाँ पर मेंशंस हैं। जैसे कि रासायनिक नाम की बात करते हैं हीलियम का, तो हीलियम का प्रतीक होता है He और इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है 2। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है और इसे Li से रिप्रेजेंट करते हैं। नियॉन को Ne से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 10 है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था। तो ये 10 परमाणु क्रमांक किसका हो जाएगा? नियॉन का हो जाएगा। कार्बन की बात करें तो इसका प्रतीक C होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 है। इमली में मौजूद अम्ल का नाम हमें बताना है। तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड जो है फलों से इमली, अंगूर और कच्चे आम इन सभी में पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड जो है ये दही में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है ये सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड बेसिकली जो डंक वाले जीव होते हैं, जैसे कि बर है, मधुमक्खियाँ हैं, इनके जो डंक होते हैं उनमें पाए जाते हैं। चींटियों में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओजोन किसके पास सबसे ज़्यादा, ओजोन क्षरण जो है वो किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? ओजोन डिप्लेशन आपको बताना है कि किस स्थान पर होता है। तो सबसे ज़्यादा ये पोलर एरियाज़ में पाया जाता है, यानी कि ध्रुवों में पाया जाता है। सबसे पहले ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो आर्कटिक के ऊपर ओजोन का छेद है उसका पता लगाया था। ओजोन परत का जो डिप्लेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेज हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हैलोजेंस ग्रुप के जो भी गैसेस होती हैं वो नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन परत के डिप्लेशन के लिए। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष जो होती है वो डिस्टेंस को नापने की इकाई है। जैसे हम नॉर्मल दूरी के लिए मीटर, सेंटीमीटर इन सभी का यूज़ करते हैं, वैसे ही जो प्रकाश वर्ष होती है यानी कि लाइट ईयर जो होता है वो दूरी मापने की एक बहुत बड़ी इकाई होती है। जैसे कि दो तारों के बीच की दूरी नापनी हो, गैलेक्सियों के बीच की दूरी नापनी हो, जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की दूरियाँ यानी लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार एक प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई एक साल में जो डिस्टेंस होती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रीवियस 3 सेट्स हम लोग कवर कर चुके हैं और ये हमारा 4th सेट था। इसके आगे भी हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे।
सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं इसके आगे के सेट्स जो भी आते हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू।